फाइन स्टूडेंट, तो देखो आज क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स को लेने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा जो कि बहुत बर्निंग इशू है अभी वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट से भी देखा जाए, हमास कैसे अटैक कर दी है, वो भी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सर्वेलेंस स्टेट के ऊपर। इजराइल अपने टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, इजराइल अपने डिफेंस के लिए जाना जाता है, इजराइल अपने कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। और इजराइल बहुत सारे चीज़ के लिए जाना जाता है वर्ल्ड में। तो कैसे सडन अटैक हो गया इजराइल के ऊपर? एंड व्हाट अबाउट द आयरन डोम जो इजराइल ने बनाया था और पूरा दुनिया ने कहा था कि वाह ये तो गजब चीज़ बनाया है इजराइल ने, और जानते हो ऑपरेशनल हुआ 2011 में। इतना कुछ इजराइल प्राप्त करने के बावजूद भी कैसे अटैक हो गया हमास का, और क्यों अटैक हुआ? क्या कोई इसके पीछे कोई हिस्ट्री भी है? हमास कैसे बना, कैसे हमास रिलेटेड है ईरान से? तो टोटल 360 में स्टूडेंट हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस एडिटोरियल को। तो हैव पेशेंस रखना पड़ेगा तुम लोग को इस एडिटोरियल को समझने के लिए। और हम लोग 2000 साल पहले का यात्रा करेंगे और करके अभी तक पहुँचेंगे इस एडिटोरियल में। यानी कि वी हैव टू कवर मैनी एस्पेक्ट रिलेटेड टू इजराइल एंड पैलेस्टाइन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही बताया गया स्टूडेंट, हमास अटैक ऑन द वर्ल्ड सर्वेलेंस कैपिटल सरप्राइज मैनी। सही बात है कि नहीं है? हमास जो दुनिया का सबसे बेहतरीन सर्वेलेंस स्टेट है उसके ऊपर अटैक कर दिया, तो इसकी वजह से लोगों में सरप्राइज है, कैसे कैसे संभव हो सकता है। और रिटेलिएशन जान ही रहे हो, अभी चल ही रहा है बैकग्राउंड में रिटेलिएशन। बेंजामिन नेतन्याहू बोला कि हम रुकेंगे नहीं, अभी हम फोड़ेंगे। अब बहुत सारे लोग, एथिकल कंसर्न है, ये मॉरल कंसर्न है कि इस तरह जो इजराइल अटैक कर रहा है क्या ये मॉरली करेक्ट है? तो मॉरली कभी करेक्ट नहीं हो सकता है जी ये सब चीज़। दूसरा पढ़ते चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, तो देखो आखिर चंद्रबाबू नायडू जो गिरफ्तार हुआ है इसलिए बैकग्राउंड में एक इशू आ रहा है, PCA प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये 1988 का है और इसको 2018 में अमेंड किया गया था। इसमें कुछ प्रोविजन जोड़े गए थे। प्रोविजंस इसलिए जोड़े गए थे स्टूडेंट इस एक्ट में ताकि जो ऑनेस्ट ऑफिसर है, कई बार क्या होता है कि बहुत सारा फाइल में सिग्नेचर करना पड़ता है, तो आप अच्छा ही काम कर रहे हो, बट कई बार क्या हो रहा है कि आपके सिग्नेचर के वजह से, आपके अप्रूवल के वजह से करप्शन हो जा रहा है, बट आपने नोइंगली ऐसा नहीं किया। तो उस केस में 2018 से पहले एक ऑनेस्ट IAS, ऑनेस्ट IPS भी फंस जाता था, एक अच्छे खासे ब्यूरोक्रेट भी फंस जाते थे और उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लग जाता था। मगर सरकार को ये बात समझ में आया, समझे ना, गवर्नमेंट ऑफ द डे ने इस बात को समझा और एक संशोधन कर दिया 2018 में कि यदि ऑनेस्ट ऑफिसर्स है और उसके सिग्नेचर की वजह से, उसके अप्रूवल की वजह से यदि करप्शन हुआ है तो पहले तो चेक होगा, और यदि उसको बेनिफिट नहीं मिला ऑफिसर को तो उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं हो सकता है, विच इज़ वेरी गुड। ये सही चीज़ है। यदि ये सेम चीज़ चंद्रबाबू नायडू पे भी लागू हो जाएगा तो हो सकता है चंद्रबाबू नायडू भी छूट जाए। तो अभी ये इशू अभी सुप्रीम कोर्ट में है और कुछ दिन में हमें पता चलेगा कि चंद्रबाबू नायडू का केस क्या हुआ। इसलिए ये तुम्हारा बैकग्राउंड में आया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। और उस समय भी स्टूडेंट जब 2018 में इसको बनाया गया था तो उस समय भी ओपिनियन डिवाइडेड था कि कई लोग बोल रहे थे कि ये सही बनाया है और कई लोग बोल रहे थे गलत बनाया है। अब गलत क्यों बनाया है? सोचोगे कि तो तुम लोग के दिमाग में आएगा कि तो सही चीज़ तो है, जो ऑनेस्ट IAS है, IPS है या ब्यूरोक्रेट्स है, जो भी कोई भी ऑफिसर्स है, यदि उसने गलत काम नहीं किया तो उसको चार्ज नहीं लगना चाहिए उसके ऊपर, या करप्शन का वो नहीं लगना चाहिए उसके ऊपर। बट कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है यहाँ पे, और ये करप्ट भी है तो उसको बचा लिया जाता है। तो इसलिए जब 2018 में ये अमेंडमेंट हुआ था तो उस समय भी जो ओपिनियन था ये डिवाइडेड था कि सरकार ने गलत किया, और अभी भी स्टिल ओपिनियन इज डिवाइडेड। लास्ट वन देखो, क्लाइमेट चेंज। जानते हो ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से हर क्षेत्र में ही असर पड़ रहा है। अब इस 377 में बताया क्लाइमेट चेंज की वजह से महिलाओं के लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और महिलाओं के लाइफ के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो डिसप्रोपोर्शनली पड़ रहा है, यानी कि कुछ ज़्यादा ही पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू मेल काउंटर पार्ट। समझे ना, क्योंकि अभी
फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है और बहुत सालों से हो रहा है। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब महिला ही सिमट के रह गई एग्रीकल्चर में, पुरुष जो काउंटर पार्ट है वो तो निकल के चले जाते हैं काम करने के लिए अलग अलग जगह पे। महिला घर का भी काम कर रही है और खेती का भी काम कर रही है, एग्रीकल्चर का भी काम कर रही है। और जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो डायरेक्ट तुम्हारा एग्रीकल्चर पे असर पड़ता है इसका। तो व्हाट अबाउट द लाइवलीहुड ऑफ वुमेन? कोई भी क्लाइमेट चेंज हुआ तो जानते हो कि महिलाओं को दूर दूर तक जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, फ्यूल को चुनने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है जेंडर वो महिला है। इसलिए जब व्यापक प्रोग्राम और पॉलिसी का बात हो, इम्प्लीमेंटेशन का बात हो, तो ये ध्यान में रख के, महिलाओं को ध्यान में रख के प्रोग्राम और पॉलिसी फ्रेम होना चाहिए, समझे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में तुम्हारा एडिटोरियल में आया है। तो समझते हैं चीज़ों को स्टूडेंट। हाँ, यहाँ पे देखो टॉपिक क्या रहेगा, इंटरनेशनल रिलेशन, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में आया था 12 अक्टूबर को, ठीक है। बहुत रेयरली होता है कि विदेश का जो न्यूज़पेपर है उसके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। हम लोग लाइफ मिनट के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। डाउन टू अर्थ वाला जो मैगजीन है उसके बारे में भी चर्चा कर रहे होते हैं। बट बहुत रेयरली होता है कि आप फॉरेन कंट्री का न्यूज़पेपर के बारे में आप इस तरह एडिटोरियल्स में बात करते हैं। तो देखो न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरी तरीके से हमास का इशू बताया गया है। तो समझते हैं स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से। हाँ समझो, टॉप क्लास इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस कुड नॉट प्रिवेंट हमास अटैक। समझ गए, इतने बेस्ट इंटेलिजेंस सिस्टम है इजराइल में। हाँ, आप जानते हो कि इजराइल अपने इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है। बाकी कंट्री भी इजराइल का सॉफ्टवेयर खरीदता है, नहीं, इजराइल का सॉफ्टवेयर खरीदता है इंटेलिजेंस के लिए। अभी तो गजब हो गया कि इजराइल का जो सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादा बिक रहा है एज़ कम्पेयर टू हार्डवेयर। इतना बेस्ट है इजराइल। तो चाहे इंटेलिजेंस की बात हो, चाहे सर्वेलेंस की बात हो, इतना बेहतरीन होने के बावजूद भी, इतना बेहतरीन होने के बावजूद भी हमास का अटैक हो गया। तो वही बोल रहा है कि देखो इजराइल देखो बहुत ही तगड़ा बॉर्डर सिक्योरिटी है। और जहाँ तक सवाल है गाजा स्ट्रिप का, तो गाजा स्ट्रिप तो एक तरह से ओपन प्रिजन है। एक तरफ इजिप्ट के साथ थोड़ा सा बाउंड्री से थोड़ा लगता है, और इधर देखोगे मेन बाउंड्री तो इजराइल के पट्टी के साथ ही लग रहा है गाजा का। फिगर जान रहे हो ना स्टूडेंट तुम लोग? फिगर नहीं जान रहे हो तो आगे देखो, तो आगे एक फिगर भी है। मैं पहले फिगर के बारे में, यहाँ देखो तो 3rd पेज में फिगर होगा, दिख रहा है ना तुम लोग को? तो पहले फिगर देख लो, फिगर देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो गाजा पट्टी दिख रहा है तुम लोग को, बीच में जेरूसलम है। जेरूसलम बहुत ही जानते हो, जेरूसलम ऐसा जगह है जहाँ पे तीनों कंट्री, अब्राहम जो रिलीजन है, अब्राहम रिलीजन इसलिए क्योंकि अब्राहम जो है पैगंबर वो तीनों से रिलेटेड है। ज्यूज़ के लिए भी रिलेटेड है वो, क्रिश्चियन के लिए भी है स्टूडेंट, और मुस्लिम के लिए भी है वो जगह। बात समझे? दिख रहा है तुम लोग को मैप? हाँ, ऊपर देखो तो सी ऑफ गैलीली तुमको नजर आएगा, करेक्ट। वेस्ट बैंक देखो, और वेस्ट बैंक में ही तुम्हारा PFO है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो रूल कर रहा है वहाँ पे। और गाजा पट्टी में जो रूल कर रहा है वो हमास रूल कर रहा है। और जहाँ तक सवाल है गाजा पट्टी का लेंथ और ब्रेथ का, तो तुम लोग जानते हो 6 से लेकर 12 किलोमीटर का इसका लंबाई होगा, और चौड़ाई कितना है इसका, सॉरी 6 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर इसका तुम्हारा, हाँ, ब्रेथ होगा इसका। और लेंथ कितना है इसका? हाँ, 40 किलोमीटर के आसपास इसका लेंथ है। बहुत ही छोटा पट्टी है ये, समझे ना। और आबादी, घना आबादी है, 20 लाख से भी ज़्यादा आबादी है यहाँ पे। हाँ, कई लोग तो कहते हैं इससे भी ज़्यादा है। और जो रोड है बहुत ही छोटा रोड है उसमें। और जिस हिसाब से अटैक हुआ है वहाँ पे, तब तो जगह कम होने के वजह से भी, भागने के वजह से भी लोगों में कैजुअलिटी हो जाएगा। तो इजराइल देख लो बच्चे लोग, इजराइल तुम लोग को जेरूसलम भी दिख रहा होगा, और साइड में जो तुमको दिख रहा है वो और कोई नहीं, फलस्तीन है। जो कि जानते हो फलस्तीन का जो इशू है बहुत ही बैक बर्नर पे चला गया है, बहुत पीछे चला गया है। हाँ, पहले बोला जाता था कि 2 स्टेट थ्योरी का बात किया जाता था। अब तो जब से इजराइल का राइज हुआ है, जब से इजराइल और मिडल ईस्ट एक साथ आए हैं, तब से लगता है कि ये जो फलस्तीन है वो तो पीछे और रह जाएगा। नहीं, फलस्तीन का इशू और पीछे होते चला जा रहा है। वहाँ पे जॉर्डन रिवर देख लो, और ऊपर का देखोगे बच्चे लोग गोलन हाइट्स है। सी ऑफ गैलीली के बगल में तुमको गोलन हाइट्स नजर आएगा, जो कि इजराइल का हिस्सा है। नया बच्चा लोग को बता दो जरा, जिसको नहीं आता है समझ में, उसको थोड़ा दिखा दो गोलन हाइट्स कहाँ पे है। सी ऑफ गैलीली दिख रहा है ना, वहाँ बगल में गोलन हाइट्स। और गोलन हाइट्स
सीरिया से लिया है। सीरिया से लिया किसने? इजराइल ने 1960s वार में, ठीक है। और जानते हो कि वो 1960s वार में इजिप्ट से भी ले लिया, इजिप्ट से भी जो सिनाई पेनिनसुला वो ले लिया, वो बाद में जाके 1992 में उसको रिटर्न किया है। तो इजराइल तो और बड़ा हो गया था, बाद में फिर संधि हुआ तो फिर दे दिया, और जो गोलन हाइट्स वाला चीज़ है वो कुछ एरिया उसको दे दिया, और बहुत सारा एरिया अभी भी डिस्प्यूटेड है, यानी कि इजराइल उस पर कंट्रोल कर रहा है और हैवी सेटलमेंट हो गया। जहाँ तक सवाल है वेस्ट जेरूसलम, जेरूसलम को दो भाग में डिवाइड कर सकते हो, ईस्ट जेरूसलम एंड वेस्ट जेरूसलम। तो वेस्ट जेरूसलम में तो बहुत ज़्यादा ही सेटलमेंट है, यानी कि जेरूसलम तक पहुँचेगा तो फलस्तीन टेरिटरी तक पहुँच जाएगा वो। और कुछ साल पहले याद करो, जब डोनाल्ड ट्रंप जब रूल कर रहा था एज अ प्रेसिडेंट के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उसने कहा था कि हम जो अपना एम्बेसी है वो शिफ्ट करेंगे जेरूसलम में। ये बोल देना ही पर्याप्त है कि वो वो तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड जगह है, क्योंकि फलस्तीन भी वो अपने मानता है, वो अपना कैपिटल ही टाइप का मानता है उसको, तो इसलिए भी बहुत ही बड़ा कंटेंशन हो गया था उस समय। और ईस्ट जेरूसलम अभी भी हिस्सा है तुम्हारा फलस्तीन का, और वेस्ट जेरूसलम पे ये क्लेम करता है इजराइल, और इनफैक्ट टोटल जेरूसलम पे क्लेम करता है ये। और अभी 15-20 साल में जो सेटलमेंट है इजरायली का बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। मैं यदि इस पट्टी का टोटल अभी के हिसाब से देखोगे, इजराइल और फलस्तीन टोटल, गाजा भी ले लो, गाजा भी ले लो, इजराइल भी ले लो, और फलस्तीन भी ले लो, इधर वाला फलस्तीन, सबको लोग ये वाला लैंड में ना कभी मुसलमान का 96% आबादी हुआ करता था, समझे? 100 साल पहले की बात है। कैसे डेमोग्राफिक चेंज हुआ वहाँ पे, तो समझे? ये समझ में आ गया ना ये वाला मैप? हाँ, तो चलो फर्स्ट पेज चलते हैं, फिर आराम से करेंगे स्टूडेंट, आराम से करोगे तभी समझ में आएगा ये चीज़ तुम लोग को। तो इजराइल बेस्ट है अपने बॉर्डर सिक्योरिटी में, है ना? बताओ तो, टॉप क्लास सर्वेलेंस सिस्टम है, वर्ल्ड क्लास इंटेलिजेंस गैदरिंग है, उसको पहले ही पता चल जाता है कि कौन अटैक करने वाला है, क्योंकि सर्वेलेंस सिस्टम इसलिए बनाया जाता है स्टूडेंट, है ना, कि पहले से वो तैयार रहे। प्री एम्प्टिव स्ट्राइक के लिए इजराइल जाना जाता है, और जानते हो ना इजराइल ने ढूंढ के अपने, है ना, दुश्मन का सफाया किया है, क्योंकि इजराइल इसके लिए जाना जाता है। उसका जो मोसाद है, मोसाद कितना फेमस है, वर्ल्ड फेमस इंटेलिजेंस है उसका, है ना। तो ये सभी चीज़ के लिए जाना जाता है। देखो, स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस ऑफ ड्रोन है, सैटेलाइट है, और भी बहुत कैमरा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, सभी चीज़ बेस्ट है। क्या नहीं है उसके पास? इजराइल, जहाँ तक लोकेशन का सवाल है, मेडिटेरियन सी से वो बाउंड्री शेयर करता है, जानते हो। और जो जगह है, ये पूरा पट्टी कह दो ना, अभी जेरूसलम का तो बात करेंगे, बट पूरा ही पट्टी कहोगे, गाजा हो गया, इजराइल हो गया, फलस्तीन, तो वो जो जगह है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ज्यूज़ के लिए हो, चाहे क्रिश्चियन के लिए हो, चाहे मुस्लिम के लिए हो, समझे ना। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है स्टूडेंट। और जानते हो कि इसका एक रिकॉर्ड, क्योंकि हम देखेंगे चाहे ज्यूज़ हो, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सभी अपने धर्म क्लेम करते कि इसी जगह से स्टार्ट हुआ है। मक्का और मदीना के बाद जो सबसे सेक्रेट प्लेस है वो जेरूसलम है मुसलमान के लिए। जीसस क्राइस्ट ने अपना पूरा जीवन जेरूसलम में ही स्पेंड किया है, और ज्यूस तो पहले, और जुडाइज्म तो पहले से वहीं से फ्लरिश हो रहा था, समझे ना। आगे देखो स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे समझते हैं, अब यहाँ पे तुमको इजराइल का माइट के बारे में बताया जाए कि इजराइल कितना बेस्ट है। आंकड़ा लेते हैं 2011 से लेकर 2023 तक का, ये लगभग 12 साल का आंकड़ा। 74 गवर्नमेंट, यानी कि दुनिया में लगभग 200 सरकार है, 200 कंट्रीज है, मान के चलो 196 यूनाइटेड नेशन से एफिलिएटेड है, 196 197, तो लगभग 74 गवर्नमेंट्स, है ना, स्पाईवे और डिजिटल फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। कहाँ का? इजराइल का। और 56 जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं अपना सर्वेलेंस टूल्स इजराइल के कंपनी से ही वो लेती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इजराइल वर्ल्ड का लीडिंग एक्सपोर्टर है स्पाईवेयर को लेकर, उसका मतलब वही सॉफ्टवेयर को लेके, ताकि सर्वेलेंस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको स्पाईवेयर करते। जैसे हमारा भी पेगासस का इशू आया था ना 2 साल पहले, तो उसके लिए जाना जाता, और पेगासस भी किससे रिलेटेड था? इजराइल कंट्री से ही रिलेटेड था, समझे। तो इसलिए स्टूडेंट ये बोलना एकदम करेक्ट होगा कि इजराइल वर्ल्ड का सर्वेलेंस कैपिटल है। और इतना ही नहीं, जितने भी अभी स्टार्टअप कल्चर है, जो नए कटिंग एज टेक्नोलॉजी में, नए टेक्नोलॉजी में जो स्टार्टअप है, उसके लिए भी बेस्ट इकोसिस्टम है इजराइल। तो इजराइल में कटिंग एज से रिलेटेड भी तुम्हारा स्टार्टअप बहुत, कटिंग एज मतलब नए टेक्नोलॉजी, हाँ, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, डिसरप्टिव मतलब नेगेटिव नहीं है, अच्छा टेक्नोलॉजी के लिए
भी इजराइल जाना जाता है, इजराइल स्टार्टअप के रूप में जाना जाता है। तुम देखो साइबर सिक्योरिटी स्पेस के अंदर भी देखोगे तो इसके पास बहुत ऐसा सारा, वही बोला गया ना, यहाँ पे लिखा गया है, देखो यहाँ पे ठीक से नीचे क्या लिखा गया, यूनिट 8200 इज सीन एज ए इंक्यूबेटर फॉर सर्वेलेंस टेक स्टार्टअप, यानी कि ये इंक्यूबेटर के रूप में काम करता है। क्या होता है इंक्यूबेटर का मतलब? इंक्यूबेटर मतलब जहाँ से आइडिया प्रैक्टिकल चीज़ में कन्वर्ट हो, समझे? जैसे अभी क्लास है ना, तो क्लास भी एक इंक्यूबेटर है, क्योंकि यहाँ से पढ़ करके आने वाले समय में तुम लोग IAS बनोगे। तो IAS बनना मतलब प्रैक्टिकल चीज़ हुआ। बात है ना, इंक्यूबेटर मतलब ऐसा जगह, ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे आइडियाज़ के ऊपर बात होता है और बाद में वो रियलिटी बनता है। तो इजराइल देखो, है ना, इजराइल एक तरह से बेस्ट है, बेस्ट इंक्यूबेटर है तुम्हारा टेक स्टार्टअप के लिए। समझ गए ना, टेक जितने भी स्टार्टअप होते हैं वो कहीं ना कहीं एफिलिएटेड है इजराइल से, समझ गए ना। और इसमें इजराइल नंबर 1 है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ दिस थिंग्स, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो 2014 में देखो मैंने वही कहा, 2014 में इसका जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट यानी कि जो साइबर से रिलेटेड तुम्हारा जो भी मटेरियल्स है वो ज़्यादा बिका है एज़ कम्पेयर टू इट्स हार्डवेयर मिलिट्री एक्सपोर्ट। तो मिलिट्री को भी, यानी कि जो डिफेंस का है, रॉकेट वगैरह, रॉकेट के कंपेयर में ये तुम्हारा इसका साइबर सिक्योरिटी सर्वेलेंस ज़्यादा बिका है और उसमें ज़्यादा इसने एक्सपोर्ट किया है। तो ये 2 पेज से तो क्लियर हो गया कि इजराइल क्या है। और इसमें तो बहुत कुछ नहीं बताया गया। इजराइल देखो माइक्रो इरिगेशन के लिए भी नंबर 1 है, इजराइल डिसैलिनेशन प्लांट के लिए भी नंबर 1 है। डिसैलिनेशन प्लांट का मतलब है कि जो सॉल्ट वाटर है उसको पोर्टेबल वाटर में कन्वर्ट करे, और सऊदी अरब ने भी बहुत अच्छा काम किया है इसके ऊपर। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो दूसरा विषय है। डिसैलिनेशन प्लांट में कुछ प्रॉब्लम भी होता है, सोल्यूशन ब्राइन सोल्यूशन निकलता है, तो उसको यदि वाटर में डालोगे तो ख़राब हो जाता है, बहुत सारे मरीन स्पीसीज मर भी सकता है। दैट्स कॉल्ड ब्राइन सोल्यूशन, जो कि आउटपुट है तुम्हारा डिसैलिनेशन प्लांट का। तो वो विषय दूसरा है, इसमें वो विषय डालना नहीं है हमें। डिसैलिनेशन प्लांट के लिए भी जाना आता है इजराइल, माइक्रो इरिगेशन के लिए भी जाना आता है, सर्वेलेंस के भी नंबर 1 है, सब भी चीज़ में नंबर 1 है। स्टार्टअप जो टेक रिलेटेड तुम्हारा जो है ना, टेक रिलेटेड तुम्हारा सर्वेलेंस सिस्टम जो भी है उसका भी बेस्ट स्टार्टअप है ये इजराइल। तो फिर कैसे अटैक हो गया? सवाल यही है कि इतना बेस्ट है, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए आप जाने जाते हो, है ना, इतना चौकन्ना रहता है, आप दूसरे कंट्री में जाके मार देते हो अपने दुश्मन को, आप पता भी नहीं चलने देते हो, तो उसके बावजूद भी कंट्री में अटैक हो जाता है। तो ये भी एक चौंकाने वाली बात है। तो यहाँ पे देखो और भी इजराइल के बारे में बताया गया है कि आयरन डोम, ना आयरन डोम के बारे में जानते हो। आयरन डोम वर्ल्ड का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम में एक आता है स्टूडेंट, और इजराइल के 2 फर्म्स ने बनाया था, टेक्निकल सपोर्ट तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट्स से लिया था, और 2011 में ये बनके तैयार हुआ था स्टूडेंट। तो इसमें होता क्या है, देखो आयरन डोम में क्या होता है कि आयरन डोम एक तरह से रेडार है। रेडार मतलब जो डिटेक्ट करे। यदि मान लो कि उधर से ड्रोन से हमला हो रहा है, काउंटर पार्ट से, हाँ, एनिमी कंट्री से मान लो कि ड्रोन से अटैक हो रहा है या किसी मिसाइल से ही अटैक हो रहा है, तो रेडार क्या करेगा, सेंस करेगा, और रेडार सेंस करेगा, उस हिसाब से यहाँ से वो मिसाइल फिर दागेगा उसको। तो इतना वेल एडवांस सिस्टम है ये, और 90% सक्सेस रेट है स्टूडेंट रॉकेट को इंटरसेप्ट करने में, 90%। इसका मतलब बहुत ज़्यादा ही एफिशिएंसी है आयरन डोम का, समझे। और जहाँ तक सवाल है ये रेडार कितना किलोमीटर तक ये डिटेक्ट कर सकता है, तो 4 से लेकर 70 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है। और जानते हो जो गाजा पट्टी है बहुत ही नज़दीक है, बाउंड्री शेयर करता है इजराइल के साथ, तो जाहिर सी बात है उधर से आता तो ये डिटेक्ट कर लेता है। उधर जो हमास है वो बहुत चालाक है, उसको पता है कि इजराइल के पास क्या है, आयरन डोम है। तो इसलिए आयरन डोम को क्या करना है, उसको पैरालाइज कर देना है। कैसे पैरालाइज करोगे, इतना ज़्यादा फोड़ दो बम कि वो इंटरसेप्ट ही नहीं कर सके ठीक से। और ट्राइजेक्टरी पता है, एक का ट्राइजेक्टरी पता चला तो दूसरा आ जाएगा इधर, तो किसको डिटेक्ट करोगे तुम, समझ गए ना। और जहाँ तक सवाल है इस आयरन डोम का, तो इसको बनाने में जो खर्च लगा था, एक बनाने में जो खर्च लगा था वो 40,000 से लेके 50,000 है। 40,000 मतलब अभी देखोगे 4 लाख से 5 लाख का हो जाएगा इंडियन करेंसी में, इसको देखोगे तुम। हाँ, आगे देखते हैं। तो पिटफॉल्स क्या है, क्या लिमिटेशन है इसका? लिमिटेशन है कि ये जो अनसोफिस्टिकेटेड वेपन जैसे रॉकेट्स को ही ठीक से इंटरसेप्ट कर सकता है ये, बट यदि मान लो कि इंटर बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, इंटर बैलिस्टिक मतलब बहुत दूर तक जो रेंज में जाने वाला, बहुत पावरफुल होता है, या प्रिसिशन गाइडेड वेपन्स हो, तो उसको ठीक से ये डिटेक्ट नहीं कर पाता, उसको ठीक से ये इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं, उसको ठीक से इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है।
हाँ, उसके लिए देखो, बट इजराइल थमा नहीं, रुका नहीं, उसके लिए भी इजराइल डेवलप कर रहा है अपना एक अलग से डिफेंस सिस्टम, जिसको एरो और डेविड स्लिंग कहते हैं, वो हो रहा है, अंडर डेवलपमेंट है वो। तो कैसे, सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे आयरन डोम को वो ब्रीच कर दिया हमास ने, कैसे आयरन डोम सक्सेसफुल नहीं हुआ, जबकि इसका एक्यूरेसी तो 90% है, उसके बावजूद भी क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाया स्टूडेंट? तो क्यों? क्योंकि हमास ने जो फायर किया 5000 रॉकेट्स फायर किया है विदिन 20 मिनट्स। तो इसलिए इतना ज़्यादा जब आ जाए उधर से, है ना, दूसरे तरफ से, तो कहाँ डिटेक्ट कर पाएगा? और जो भी उसने रॉकेट्स जो दागा है हमास ने, हाँ, जो वहाँ से छोड़ा है, वो बहुत ही सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अदर मिसाइल्स, समझे? तो हमास को फ़ायदा हुआ, इसलिए लोग कहते हैं कि हमास अभी से नहीं, बहुत दिन से ही फिराक में है अटैक करने का। वो सही टाइम का इंतज़ार कर रहा था। देखो बच्चे लोग, वो सही टाइम का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जानते हो कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके अगेंस्ट बगावत शुरू हो गया, क्योंकि उसके सरकार ने जुडिशरी को कत्ल करने का प्रयास किया, जुडिशल का जो पावर है उसको कम करने का प्रयास किया, और इस वजह से भी कंट्री में प्रोटेस्ट चल रहे थे। बहुत सारे उसके जो डिफेंस के लोग हैं, उसने भी नाराज़गी जताया था नेतन्याहू के अगेंस्ट। तो कहने का मतलब सही टाइम था, लोहा गर्म हुआ, इधर से मार दिया उसको। और इनफैक्ट अभी भी देखोगे तो इजराइल पीपल के मन में ना नेतन्याहू के लिए गुस्सा है अभी भी स्टिल। एक तो इतने लोग मारेंगे, और जानते हो जो सरकार है, सरकार चेंज हुआ कि नहीं हुआ, अपोजिशन सबको भी लेना पड़ा, सब मिल के भी बना हुआ है। अब हो सकता है कि युद्ध विराम हो और उसका ये सरकार चला भी जाए। अब वो जानबूझ के बेंजामिन नेतन्याहू जानबूझ के वो प्रोएक्टिव बन रहा है, तो ये दिखाने के लिए कि हमारे इजरायली मरे हैं तो हम भी बदला लेंगे। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स कोशिश कर रहा है डिप्लोमेसी के थ्रू इस तरह वार को रुकवाया जाए। और उधर यूनाइटेड नेशंस है, वो कुछ से कुछ बोल रहा है, मतलब अच्छा ही बोल रहा है, मैं उसको बोलने से क्या होता है। यूनाइटेड नेशंस ये वार ख़त्म होने के बाद एक और उसके ऊपर काला धब्बा लग जाएगा यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, कुछ नहीं कर सका वो। यूनाइटेड नेशंस बना ही इसलिए था कि थर्ड वर्ल्ड वार जैसा त्रासदी फिर से ना हो, मतलब नेक्स्ट वार ना हो, बड़ा वार। तो ये जो हो रहा है ये क्या है? ये वार से कम है क्या? यहाँ पोलराइजेशन हो चुका है ऑलरेडी, लोग मर रहे हैं, बिना वजह से लोग मर रहे हैं। तो यहाँ पे तो यूनाइटेड नेशंस को आगे आगे काम करना चाहिए था, मगर फेल है यूनाइटेड नेशंस। आगे देखो स्टूडेंट, ये वाला देखो, हाँ, जैसे कि मैंने कहा है तुम्हारा कि आखिर क्यों, वाई हमास डिसाइडेड टू हिट इजराइल एट दिस जंक्चर। आंसर दे दिया ना मैंने इसका, क्यों, आखिर क्यों। तो देखो कि कंट्री भी अभी डिवाइडेड है, समझिए ना, कंट्री भी डिवाइड, क्योंकि जो जुडिशरी जो उसका पावर है, उसको पावर को उसने कम किया बेंजामिन नेतन्याहू ने, इसलिए भी लोगों में गुस्सा है और लोग स्ट्रीट पे उतर आए थे कुछ मंथ पहले, ठीक है ना। बेंजामिन नेतन्याहू को लेके डिफेंस फोर्सेस में भी बगावत है, नाराज़गी है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है देखो अब, और दूसरा रीज़न है कि जो गाजा में और जो फ़लस्तीन में भी तो बहुत ज़्यादा ही अटैक हुआ है, क्योंकि अभी 2-3 साल से देखोगे तो बेंजामिन नेतन्याहू बहुत ज़्यादा ही सेटलमेंट किया वहाँ पे जाके, और बहुत सारे लोगों को मारा है, चाहे उधर वेस्ट बैंक में जाके। तो इसलिए गुस्सा है, एंगर है, वो एंगर आस्ते 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 अकुमुलेट हो रहा है, ठीक है ना। तो उधर भी गुस्सा है, तो गुस्सा है तो सही टाइम में हमास अटैक करेगा, फ़लस्तीन का भी सपोर्ट मिलेगा इधर। हालांकि फ़लस्तीन तुम्हारा गाजा और वेस्ट बैंक दोनों मिला के है, मगर जानते हो कि हमास जब से ये करने लगा तो ये अलग हो गया। गाजा है एक ही है, मगर दोनों में समझौता नहीं है, दोनों पट्टी में। यदि दोनों पट्टी में समझौता होता तो डे 1 से ये भी आ जाता है, इधर वेस्ट बैंक भी तो आ जाता है साथ में लड़ने के लिए, मगर वेस्ट बैंक कहाँ आया? वेस्ट बैंक नहीं आया। ये जो संघर्ष चल रहा है ये हमास के द्वारा चल रहा है, ये गाजा के द्वारा चल रहा है स्टूडेंट। मगर जो गुस्सा है लोगों में, चाहे गाजा के पट्टी के लोगों में हो, चाहे वेस्ट बैंक का जो आदमी है उसके अंदर हो, ये तो बढ़ते ही चला जा रहा है। क्योंकि रिसेंट टाइम में देखोगे 2-3 साल में बहुत ज़्यादा सेटलमेंट हो गया वहाँ पे, एक रीज़न ये भी है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है इंटरनेशनल इश्यूज़ का, वो अब्राहम अकॉर्ड है। अब्राहम अकॉर्ड के वजह से जितने भी अरब कंट्री है सब बहुत नज़दीक हो गए। अभी याद कर लो, अब अब्राहम अकॉर्ड हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ब्रोकरिंग किया था इसमें, है ना। तो पहले वो यूएई के साथ हुआ, फिर बहरीन के साथ हुआ, एंड अब सऊदी अरब भी आगे आएगा, क्योंकि सऊदी अरब बैकग्राउंड से काम तो कर ही रहा है, तो अब सऊदी अरब भी आ जाएगा।
यूएई आ चुका है, बहरीन आ चुका है, तो जो मेन पावर है ये तो फिर इजराइल के साथ हो गया। और ये ईरान के लिए पैलेटेबल नहीं है, क्योंकि ईरान नहीं चाहता है, क्योंकि यही इजराइल है जिसने पानी पिलाया था एक समय पूरा मिडिल ईस्ट को। तो ये भूला नहीं है बहुत सारा कंट्री ये सब चीज़, समझे ना। तो ये भी तो कहा कि ऐसे हो गया, अब्राहम अकॉर्ड बन गया, सब साथ में आ रहा है, तो और सिचुएशन भी वैसे ही बन चुका है इजराइल में, इसलिए इसने अटैक कर दिया। आगे देखो, हाँ अब देखो 2018 का इजराइल का जो एक्शन है, इजराइल के पार्लियामेंट ने कहा कि ये जो कंट्री है, इजराइल जो कंट्री है, केवल जूइश पीपल के लिए है। बहुत बड़ी बात है ना। और उसमें बहुत ही अरब पीपल रहते हैं, मुस्लिम पीपल रहते हैं। नंबर 1 2018 में ये फैसला जूइश गवर्नमेंट के द्वारा, जो इजराइल पार्लियामेंट के द्वारा, और इसलिए कहा था कि ये जो है इजराइल, ये हिस्टोरिक होमलैंड ऑफ ज्यूज़ है, यानी कि शुरू से ही ज्यूज़ लोग इसी जगह पर रहे हैं और हमारा यूनिक राइट है यहाँ पे, हम यहाँ पे यहीं पे रहेंगे। और इतना ही नहीं स्टूडेंट, अरब जो अरबिक लैंग्वेज था उसको नेशनल लैंग्वेज स्टेटस से निकाल दिया गया। बताओ, जो अरबिक लैंग्वेज है, मुसलमान का जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज स्टेटस से निकाल दिया गया 2018 में। और जेरूसलम को, होल जेरूसलम, ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट जेरूसलम, दोनों को ही उसने कैपिटल घोषित कर दिया 2018 में। अब जब जेरूसलम को कैपिटल, होल जेरूसलम को तुम कैपिटल घोषित करोगे तो इसका असर तो डायरेक्ट पड़ेगा फलस्तीन के ऊपर। फलस्तीन मतलब वेस्ट बैंक वाला फलस्तीन। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ, आराम से बोल रहे हैं बच्चे लोग, ताकि आज का जो पीछे चल रहा है इशू उसको सब ठीक से समझ सको, इसलिए हम स्लो है। आगे देखो, और उसके बाद मैंने कहा ना कि 2018 के बाद से लेके अभी तक ये 2-3 साल जो हुआ है उसमें ह्यूज सेटलमेंट हुआ है, यानी कि ज्यूइश पीपल को बहुत ज़्यादा ही सेटल किया गया है, वही तुम्हारा वेस्ट बैंक के पास में। और देखो, तुम जान के हैरान हो जाओगे कि इजराइल में भी 8 मिलियन पीपल है, अरब वाले लोग सब, समझे? इतने मुसलमान लोग हैं वहाँ पे। 8 मिलियन मतलब क्या होता है? 80 लाख लोग हैं वहाँ पे, और लगभग पूरा आबादी देखोगे तो 18% आबादी मुसलमान का है, अरब वाले लोग का है। तो 18% आबादी किसी भी कंट्री का है, एक ही कम्युनिटी से आता है, तो इसका मतलब है अच्छा खासा आबादी है। समझ गए ना? हाँ, अब देखो हिस्ट्री देखो, अब थोड़ा सा इजराइल का देखो। ये 2000 साल से, यदि पूरा हिस्ट्री देखोगे ना तो थ्रू आउट द 2000 ईयर्स ज्यूस पीपल का नरसंहार हुआ है। या तो ज्यूस पीपल के ऊपर जेनोसाइड हुआ है हिटलर के द्वारा, नाजी पार्टी के द्वारा, या फिर ज्यूस पीपल को मजबूर किया गया है वहाँ से हटने के लिए। जब जीसस क्राइस्ट फ्लरिश की है क्रिश्चियनिटी का, तो वहाँ से भी हटाया गया इन लोग को। तो दर दर भटका है 2000 साल में, और फाइनली इजराइल बना है। और इजराइल जो बना है उसमें सबसे बड़ा रोल ब्रिटेन का है, सबसे बड़ा रोल ब्रिटेन का है स्टूडेंट, समझे? तो ये टोटल 2000 ईयर्स का जर्नी देखोगे तो ज्यूस पीपल या तो मारे गए हैं या फिर अपने घर उसको छोड़ना पड़ा है। हाँ, और ये जो एरिया अभी देख रहे हो तुम लोग, इजराइल का और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी जो है, ये यहाँ पे मुस्लिम पीपल रहते थे, अरब स्पीकिंग मुस्लिम, यानी मुस्लिम लोग रहते थे इस एरिया में। हाँ, यदि मैं 100 साल पहले का यात्रा करूँ, 1900 का, तो उस समय बच्चे लोग, ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था ये जगह। मैं ये जगह, इधर देखो बाबू, दिमाग काम कर रहा है ना तुम लोग का, इधर देखो। ऑटोमन एम्पायर जानते हो ना? ऑटोमन एम्पायर कब डिस्ट्रॉय हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो 1900 मतलब अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। और ऑटोमन एम्पायर के टाइम में तुम्हारा ये जितने भी पट्टी, ये इजराइल हो गया, मैं बार बार तीनों का नाम ले रहा हूँ क्योंकि अभी नहीं इजराइल बना है जी, पहले तो एक ही पट्टी था ये सब। सीरिया का कुछ हिस्सा था, इजिप्ट का भी बहुत सारा हिस्सा था, जॉर्डन का बहुत सारा हिस्सा था। तो ये किसके अंदर? ऑटोमन एम्पायर के अंदर था। और जान के हैरान हो जाओगे स्टूडेंट, 94% जो लोग थे वो अरब वाले थे, मुस्लिम लोग थे, समझे? और कितने पॉपुलेशन थे उस समय? 6 लाख पॉपुलेशन था उस समय की बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ, फलस्तीनी लोग के साथ धोखा हुआ है। यानी कि 100 साल पहले यहाँ पे आबादी कितना था मुसलमान का? 96% था। अभी पूरा डेमोग्राफिक चेंज कर दिया गया ना वहाँ पे, समझ रहे हो ना? कितना टोटल नंबर? 6 लाख वहाँ पे मुस्लिम लोग थे, और टोटल कितना? 94% अरब्स लोग थे। हाँ, अब ये देखो स्टूडेंट
कि एक मूवमेंट चला उस समय 1800 में, यानी कि 200 साल पहले की बात है। उस मूवमेंट का नाम है ज़ियोनिज़्म। ज़ियोनिज़्म मूवमेंट के वजह से एक ज्यूज़ में ना एक उत्साह आया कि कहीं पे भी है, कहीं अलग अलग भी जगह भी है, तो आके हम एक लैंड में हम लोग क्या करेंगे, अपना ही लैंड बनाएंगे। इनफैक्ट एक जगह पे आके एकत्रित होंगे और अपना ही लैंड बनाएंगे। यानी कि इजराइल का जो कॉन्सेप्ट है वो 1800 में स्टार्ट हुआ, 1800 में, 200 साल पहले की बात है। क्यों? क्योंकि ज्यूज़ के साथ नरसंहार शुरू से हो रहा है। तो 1800 में एक मूवमेंट चला। उस मूवमेंट का मतलब ज्यूज़ कहीं पे भी सेटल है दुनिया में, वो फलस्तीन आए। फलस्तीन इसलिए क्योंकि वो एरिया जो है तुम्हारा ज्यूज़ के लिए है, क्योंकि वहाँ पे खुद जुडाइज़म वाला धर्म पनपा था, इसलिए वो अपना धर्म जहाँ पनपा वो एरिया तो रिलेट करेगा ही ना। तो 1800 में इस तरह का मूवमेंट चला। होप सो समझ में आ रहा होगा। तो इजराइल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 1800 में स्टार्ट हुआ है। आगे देखो, अब देखो इसको परवान किसी ने चढ़ाया है, तो जानते हो ये सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हुआ है। तो यहाँ पे देखो यूके और फ्रांस, अभी इसमें मैप भी होगा शायद। अच्छा मैप नहीं है, अच्छा मैप नहीं है, ठीक ठीक कोई बात नहीं है। तो अब समझो, मैं तुमको बताऊंगा। मैप तो तुम विजुलाइज कर ही सकते हो, यूके कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, और तुम्हारा अभी जो जस्ट अभी ये मैप देखे थे तुम लोग इजराइल का, तो उसमें विजुलाइज करना। सीरिया तो जानते हो बगल में है, लेबनान भी बगल में है। तो देखो यूके और फ्रांस ने क्या किया था, एक तुम्हारा सीक्रेट प्लान किया था 1916 में। और उस समय देखो फ्रांस के हक में सीरिया चढ़ा, यानी कि फ्रांस क्या किया, तुम्हारा सीरिया को कंट्रोल किया फ्रांस ने। और जो फलस्तीन वाला एरिया, क्योंकि इजराइल अभी आया नहीं है, इजराइल के लिए मूवमेंट चल रहा है, इजराइल अभी ऐसा कंट्री बना नहीं है। और जो फलस्तीन एरिया, फलस्तीन का मतलब अभी वाला सब टोटल एरिया, इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, तो ये एरिया तुम्हारा ब्रिटेन के अंदर आ गया, क्योंकि दोनों के बीच में समझौता हुआ। समझे? सीरिया वाला जगह किसको गया, फ्रांस को गया। और अभी वाला टोटल जो तुम्हारा जो एरिया देख रहे हो, वेस्ट बैंक, गाजा और इजराइल, ये किसके अंदर आया, ब्रिटेन के अंदर आया। अब देखो क्या हुआ, नवंबर 2 तारीख 1917 में, उस समय ब्रिटेन के जो तत्कालीन फॉरेन सेक्रेटरी थे आर्थर ने एक लेटर लिखा तुम्हारा ब्रिटिश ज्यूइश कम्युनिटी को कि देखो बेस्ट मौका है, ये लैंड हमारे अंदर आ चुका है और हम तुम्हारा अब सेटलमेंट करवा देंगे, तुम हमको सहयोग करो वर्ल्ड वार में। इस चीज़ को लेकर खुन्नस हो गया हिटलर को बाद में जाके कि ज्यूस ने क्या किया, हमारे एंटी पार्टी को उसने, एंटी कंट्री को उसने सपोर्ट किया था। यही कारण है कि बाद में जेनोसाइड हुआ है ज्यूस का। एक रीज़न ये भी है, और दूसरा रीज़न ये भी है कि ज्यूस के ऊपर आरोप लगता है कि उसने जीसस को मारा है, क्रूसेड करवाया है। तो यहाँ पे देखो इसने कमिट किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगा, एक एरिया बनाएगा, है ना, ज्यूइश पीपल के लिए, जो फलस्तीन वाला एरिया है उसमें ज्यूस के लिए सेटलमेंट के लिए बनाएगा। और इसी को बल्फर डिक्लेरेशन कहते हैं, क्योंकि वो सेक्रेटरी उस समय जो थे बल्फर थे, तो बल्फर डिक्लेरेशन। अब तुमको लगता है कि जब बल्फर डिक्लेरेशन होगा तो जो फलस्तीन के जो लोग हैं, जो मुसलमान लोग, ये मानेंगे इस बात को? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका घर छीन जाएगा। उसमें कितना सेटलमेंट है, मुसलमान लोग देखते हो ना, 96% मुसलमान लोग थे 1900 में। तो ये ब्रिटिश लोग क्या करेगा, यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज करने का प्रयास करेगा और बोलेगा कि जहाँ जहाँ ज्यूज तुम लोग सेटल हो, कोई बात नहीं, आ जाओ अपने घर में। तो देखो उसके बाद क्या हुआ कि यूरोपियन पावर ने प्रॉमिस किया कि जो जोनिस्ट मूवमेंट जो है, जोनिस्ट मूवमेंट कब से चल रहा है कि नहीं बताओ तो, हाँ, तो इसमें ये बोला गया कि हाँ करेंगे, और जबकि ऐसा जगह पर करेंगे जहाँ पे 90% से ज़्यादा आबादी मुसलमान का है। तो ब्रिटिश मैंडेट हुआ तुम्हारा। अब ब्रिटिश मैंडेट कब तक रहा, 1923 से लेके तुम्हारा 1948 तक रहा। ब्रिटिश मैंडेट का मतलब है कि जो एरिया है ब्रिटेन के अंदर जो कंट्रोल में है 1923 से लेके 1948 तक, क्योंकि 48 तक जानते हो आज़ादी मिलना शुरू हो गया सभी कंट्री को सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। तो इस पीरियड में स्टूडेंट ब्रिटिश ने बहुत हेल्प किया कि ज्यूज़ का इमिग्रेशन हो। ज्यूज़ यदि अलग अलग जगह पे सेटल्ड है तो यहाँ पे आके वो बस है। और यही कारण तो है कि जब इजराइल बनने वाला था तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी मौका मिला था कि आप पीएम बन जाओ, मैं ये रिजेक्ट कर दिए, और उस समय तक ये यूएस की सिटीजनशिप ले चुके थे। बात समझे? तो देखो हाँ, जो भी नाजीज़म से, अब नाजीज़म जानते हो, नाजी पार्टी तो पूरा जेनोसाइड करके रख दिया था गैस चैम्बर में जाके ज्यूस लोग को, तो भाग भाग के लोग यहाँ पे आके शरण लिए हैं। फलस्तीन को टेंशन हुआ कि भाई ये तो हमारा डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, हम जो मुसलमान का आबादी जो 1900 में 96% था,
तो पूरा चेंज होने लगा, इसलिए फ़लस्तीन को घबराहट हुआ इससे, समझे, फ़लस्तीन को इससे घबराहट हुआ स्टूडेंट। अब उसके बाद देखो टेंशन बढ़ना शुरू हो गया, है ना। और ये लोग भी कोशिश किए हैं, अरब वाले लोग भी कोशिश किए हैं, और इसलिए तुम्हारा एक स्ट्रगल चला है 1936 से लेकर 1939। बट उस समय ब्रिटिश पूरा कंट्रोल करके रखा था इस एरिया को। तुम संघर्ष चलाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ब्रिटिश और जियोस फाइटर मिलके ये सबको पूरे तरीके से क्या कर दिए, नलीफाई कर दिए। तो इजराइल का दबदबा हो गया ना। तो लगभग ये 3-4 साल 1936 से लेकर 1939 तक बच्चे लोग संघर्ष चला है। अरब वाले पीपल लोग भी अटैक किए इन लोग को, बट ब्रिटेन का पावर बहुत माइट पावर है, और ज्यूज के फाइटर दोनों मिलके ये सभी को दबा दिए। और आगे देखो अब क्या हो गया, देखो 1947 आते आते स्टूडेंट, ज्यूज का पॉपुलेशन कितना हो गया, 33% हो गया, देख रहे हो ना 33। और जबकि तुम पीछे चले जाओ, तुम 1900 में चले जाओगे तो ज्यूज का पॉपुलेशन कुछ है ही नहीं वहाँ पे, केवल 96% मुसलमान का आबादी है। समझ में आ रहा है तुम लोग क्या बोल रहे हैं हम। तो डेमोग्राफिक जो चेंज हुआ है मात्र 50 साल के अंदर, ड्रास्टिक चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। 33% तुम्हारे ज्यूज सेटलमेंट यहाँ पे हो गए। अब इन लोगों को ज़मीन कितना मिला है, ओनली 6%। तो अब ज़मीन के लिए लड़ेगा ये, अभी ज़मीन के लिए लड़ेगा। 1948 हो रहा है जी, अब आज़ादी घोषित करेगा, देखो ये। तो देखो 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने रेजुलेशन पास किया 181 जिसको कहते हैं, और उसमें कहा कि अब क्योंकि देखो यूनाइटेड नेशंस ही कंट्रोल कर रहा था उसके बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसने कहा कि हम थ्योरी दे देते हैं, फ़लस्तीन उधर चला जाएगा, इजराइल उधर चला जाएगा, जो भी मनमुटाव है, जो भी स्ट्रगल चल रहा है वो स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सोल्यूशन निकाला यूनाइटेड नेशंस ने, उसके लिए वो रेजुलेशन पास किया 181 का। उसके हिसाब से जो फ़लस्तीन है उसको 2 भाग में डिवाइड करने का बात था, एक अरब और एक तुम्हारा जूइश स्टेट में, समझ गए ना, एक अरब स्टेट एंड एक जूइश स्टेट। फ़लस्तीन को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि फ़लस्तीन को लगा कि यदि ये हो जाता है तो हमारा बहुत सारा लैंड चला जाएगा, क्योंकि अभी तो जूइश पीपल लोग केवल 6% ही लैंड पे है, और हमारा लैंड बहुत सारा चला जाएगा। इसलिए फ़लस्तीन ने क्या किया, इस चीज़ को अपोज किया है, हम देख सकते हो वहाँ पे, क्योंकि 55% ऑफ फ़लस्तीन टू द, यानी 55% जो लैंड था वो चला जाता है किसके हाथ में, ज्यूज पीपल के हाथ में। अभी इजराइल का कॉन्सेप्ट नहीं आया है स्टूडेंट, अभी आएगा, बनेगा, इजराइल इंडिपेंडेंट घोषित करेगा कुछ दिन के बाद। तो यानी कि ये रेजुलेशन में ये बात है कि 55% जो लैंड है वो किसको जाएगा, ज्यूज को जाएगा, और जबकि अभी तक ज्यूज के पास केवल 6% ही लैंड है। तो बात समझे, और वो भी उसमें भी जो सबसे मोस्ट फर्टाइल लैंड है, मोस्ट कोस्टल रीजन है, वो चला जाएगा। तो ये पसंद नहीं आया किसको, फ़लस्तीन को। और जबकि जानते हो, तुम लोगों को बता चुके हैं कि 94% लैंड तो इसके पास ही था, है ना, और पॉपुलेशन इसका 67% है, तो आबादी ज़्यादा है इसका, और लैंड भी ज़्यादा है, तो कैसे दे दे वो 55% ज़्यादा वाला लैंड कैसे दे दे उसको, और जो लैंड दिया जा रहा है वही फर्टाइल लैंड है। तो देखो संघर्ष चलेगा फिर। हाउएवर इजराइल तो इजराइल है, 1948 में इजराइल ने इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। देखो अब इंडिपेंडेंस घोषित करने का मतलब क्या है कि अब संघर्ष चलेगा, लड़ाई होगा फिर। तो 1947 से लेके तुम्हारा 1949 तक, है ना, लगभग 500 फ़लस्तीन विलेज, टाउन्स और सिटीज़ डिस्ट्रॉयड हुए हैं, यानी कि फ़लस्तीन का बहुत सारा नुकसान हुआ है। इसी को फ़लस्तीनी लोग अपने अरबिक में कहते हैं नकबा हुआ है। नकबा मतलब कैटास्ट्रॉफिक, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है, समझे, नकबा हो गया। अब उसमें लगभग 15,000 फ़लस्तीनी लोग मारे गए हैं, और बहुत सारा मासाकार, बहुत सारा राइट्स हुआ है। तो समझ रहे हो ना, यहाँ बहुत संघर्ष चला है इस लैंड में, ये तुम्हारा 1947 से लेकर 1949 तक। अब देखो इजराइल थमने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है वो। देखो इसमें क्या हुआ फिर, मई 15, 1948 को इजराइल अनाउंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट, बोला कि ठीक है हम इजराइल बन गए। जैसे ही बोला कि इजराइल हम बन गए, अगला दिन फाइट हुआ, फर्स्ट अरब इजरायली वार शुरू हुआ। अरब के साथ फाइट होगा, क्योंकि जो मुसलमान कंट्री सब अगल बगल बैठा हुआ है वो फाइट होगा ही होगा, ठीक है। जो एंड हुआ है तुम्हारा 1949 में जाके, बहुत कम दिन का वार हुआ था, और एक ट्रीटी साइन हुआ इजराइल, इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया के बीच में। तो इसमें क्या था स्टूडेंट, आप देखो इसमें ट्रीटी जो साइन हुआ, समझे, कुछ लैंड तुम रख लो, कुछ लैंड हम रख लेते, ऐसे करके हो गया। इतना ही नहीं, 1960s में भी युद्ध चला है, ये पहला युद्ध है, इजराइल बनने के बाद पहला युद्ध है स्टूडेंट, समझे।
तो इसमें एक आर्मस्ट्रेस मतलब क्या होता है, एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ इजराइल, इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया, जो आसपास का जो कंट्री है। दिसंबर 1948 में यूनाइटेड जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया 194, जिसमें कहा गया कि जो फलस्तीनियन लोग हैं जो वहाँ से छोड़ के भागे वो फिर से बैक आके वो अपना रह सकते हैं। तो देखो इजिप्ट ने गाजा ले लिया, देख रहे हो ना, फिर गाजा पट्टी छीना, देखो गाजा ले लिया, क्योंकि अग्रीमेंट साइन हुआ तो इजिप्ट को गाजा मिल गया। 1950 में जॉर्डन, देखो जॉर्डन वेस्ट बैंक को कंट्रोल कर रहा था, देखते हो बच्चे लोग, जो फलस्तीन हुआ है वो लेबनान है वो कर रहा था, जॉर्डन तुम्हारा कंट्रोल कर लिया था। गाजा वाला पट्टी कौन कंट्रोल कर लिया था, इजिप्ट कंट्रोल कर लिया था। यू सी द ट्रेनिंग कितना चेंज हो गया है, देख रहे हो ना, अभी के सिचुएशन के हिसाब से बहुत अलग है उस समय 50 का। तो 64 में PLO बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अभी भी रूल कर रहा है वेस्ट बैंक को। इसी को बोलते हैं फलस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुआ। हाँ, और 1 साल बाद इसी से बन के आया है तुम्हारा फतेह पॉलिटिकल पार्टी, और यही फतेह पॉलिटिकल पार्टी ही रूल कर रहा है तुम्हारा वेस्ट बैंक को। बात समझे, ये क्रोनोलॉजी है। तो आफ्टर द अरब इजरायली वार इन 1948, बताओ इतना जो भीषण वार हुआ स्टूडेंट कि 85% जो फलस्तीन पॉपुलेशन थे वो अपने एरिया को छोड़ के भाग गए। तब तो पूरा छूट है, और वो लैंड को ऑक्युपाई करके इजराइल रख लिया अपने अंदर। अब इजराइल भी क्या करेगा बताओ ना जरा, इजराइल कितना लंबा संघर्ष किया, ठीक है ना। अब मैं इजराइल का जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ एक्शन का, तो कैसे जस्टिफाई करोगे उसको, कितना मुश्किल है उसको जस्टिफाई करना। अब मुसलमान जो इतना सेटल हो गए थे उसको तुम भगाए, तो वो भी तो गलत चीज़ है। 96% का भी आबादी हुआ करता था मुसलमान का वहाँ पे, और देखो अभी 18% में वो सिमट के रह गया। तो अब यहाँ पे देखो, अब तुम यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट, प्री ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्तीन। तो अब उस समय देखो 1917 वाला है ही वो जूइश कंट्रोल, देखो वहाँ पे तुमको दिख रहा होगा। हाँ, जूइश का देखो, हाँ फलस्तीन में देखो जूइश कितने कम जगह पे थे 1917 में, देख रहे हो ना, टिक टिक बहुत छोटे जगह पे थे वो। 1948 में देखो वो जगह बढ़ा है ना, कितना बड़ा बढ़ गया, साफ साफ तुमको गाजा पट्टी वाला थोड़ा इधर दिख रहा होगा, वेस्ट बैंक वाला इधर दिख रहा होगा। और 1967 आते थे तो ये और स्वरूप चेंज हो गया। क्यों? 1960 के वार में इजिप्ट को भी पानी पिला दिया उसने, इजराइल ने, और लेबनान ये सब, ये सीरिया सबको पानी पिला दिया उसने। किसने? इजराइल ने। तो बाबू गाजा पट्टी तो गया ही गया इजिप्ट से, इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला वो भी ले लिया इसने, समझे ना, और लेबनान का भी ले लिया, और ऊपर सीरिया वाला गोलन हाइट्स वाला भी एरिया ले लिया ये। तो 60 के टाइम में तो और देखो वही गोलन हाइट्स है, देखो वहाँ पे फिगर देखो अच्छे से, जिसके बारे में बार बार बोल रहे, गोलन हाइट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखो लिया ना, सीरिया के साथ जो बाउंड्री लगता है, अब बहुत सारा एरिया तो अभी भी गोलन हाइट्स का इजराइल के अंदर ही है, वहाँ पे खूब सेटलमेंट कर दिया जिस पीपल का उसने। सबसे आसान तरीका है क्लेम करना है तो सेटलमेंट बढ़ा दो तेजी से, ठीक है, तब फिर तुम करो इधर, हम फिर देखेंगे, समझ गए। तो इस तरह तुम्हारा 67 आते आते युद्ध ये इस तरह बन गया। जेरूसलम देख रहे हो ना, पिन पॉइंट पे है जेरूसलम, देखो वहाँ पे। हाँ, और सिनाई पेनिनसुला आया कि नहीं आया, देखो इस तरफ है तुम्हारा। हाँ, बाद में समझौता हुआ, इजिप्ट को बोला है ठीक है दे देते हैं इसको, इजिप्ट रो रहा है बैठ के, इजिप्ट का भी एरिया चला गया वो। तो देखो 1993 और 1994 ओस्लो अकॉर्ड हुआ, उसमें इजराइल और फलस्तीन साथ आए। हाँ, गाजा और वेस्ट बैंक पे बात हुआ, ठीक है, गाजा पे वेस्ट बैंक पे फलस्तीन खुद रूल करेगा, चलो। तो कम से कम फलस्तीन को मिल गया। तो फलस्तीन को मिला, कंटिन्यूस लैंड तो नहीं मिला जी, कंटिन्यूस लैंड मिला क्या? नहीं मिला। गाजा इस तरफ है जहां अभी अटैक हो रहा है, और ऊपर में तुम्हारा उस तरफ वेस्ट बैंक जो सीरिया के साथ लगता है, लेबनान के साथ लगता है, वो वेस्ट बैंक, दोनों मिलके फलस्तीन बना। 1996 में देखो फलस्तीन जनरल इलेक्शन हुआ है, हाँ वहाँ पे, और पीस प्रोसेस हुआ ऑन, और पीस प्रोसेस चल रहा था वहाँ पे, इलेक्शन हुआ, पहला इलेक्शन हुआ वहाँ पे। 2007 में स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 7 में क्या हुआ कि आर्म टेक ओवर हुआ है वहाँ पे, गाजा पे तुम्हारा हमास का कंट्रोल हो गया। और जैसे ही हमास का कंट्रोल हो गया तो हमास को लेके पूरा वर्ल्ड, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूके हो गया, वो बोला कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इजराइल ने खुद और पाबंदी लगा दिया उसके ऊपर। तो इसलिए गाजा जो पट्टी है वो ओपन प्रिजन बन गया एक तरफ से, कि फुल कंट्रोल, क्योंकि ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? इजराइल के साथ शेयर करता है गाजा पट्टी। अभी इतना आसानी से वो अटैक कर रहा है, क्योंकि बगल में है, और इजिप्ट के साथ भी थोड़ा बाउंड्री लगता है, और इजिप्ट तो लेगा नहीं पीपल को, क्योंकि फिर रिफ्यूजी वाला क्राइसिस हो जाएगा वहाँ पे। तो ये है। तो हमास का क्या ओरिजिन है?
हमास का क्या है, ये अपने आप में बहुत 4 एडिटोरियल्स समझे ना, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी तक का सबसे बड़ा एडिटोरियल है मेरा जीवन का ये, ठीक है, सबसे बड़ा एडिटोरियल है। तो मज़ा लो, समझो कि इजराइल और ये है क्या, मामला क्या। अब हमास समझो बाबू, जो हमास जो बना है ना, इसका जो डायरेक्ट तार जुड़ेगा 1928 से, समझे। जो उस समय के जो इजिप्शियन इस्लामिस्ट थे हसन अल बना, उसने एक नारा दिया था मुस्लिम ब्रदरहुड का, कि सब मुसलमान को एक साथ होना चाहिए। तो उस समय से जुड़ा हुआ है ये, समझे। तो जब जब ब्रिटिश मैंडेट था फ़लस्तीन के ऊपर, तो क्योंकि जानते हो फ़लस्तीन को दबाया जा रहा था ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटिश मैंडेट के अंदर, तो उस समय इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बना था, किसके आवाम से, इजिप्शियन इस्लामिस्ट हसन अल बन्ना के आवाम से हुआ था ये। तो उसके बाद देखो इसमें था कि मुस्लिम सोसाइटी को रीओरिएंट करना, फिर से ठीक करना, और उसी के बाद देखो वाइल द फ़लस्तीन, ये हमास के बारे में हो गया ना। हमास का जो तार जुड़ा हुआ है 1928 से जुड़ा हुआ है, ब्रिटिश मैंडेट की वजह से वो खड़ा हुआ है। माँ जहाँ तक सवाल है PLO को, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो 1964 में बना था। बट इसका कॉन्सेप्ट, PLO का कॉन्सेप्ट और हमास कॉन्सेप्ट में बहुत अंतर है, दोनों का एम और ऑब्जेक्टिव अलग है, बात समझे। और ये बना था इसलिए कि फ़लस्तीन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हो रहा था, तो उस समय PLO ने बहुत अच्छा काम किया, और उसके बाद फतह पार्टी बन गया वहाँ से, और जीता भी है अच्छे से। जब इजराइल कैप्चर किया वेस्ट बैंक को, बढ़िया समझो, वेस्ट बैंक कैप्चर किया, और ईस्ट जेरूसलम कैप्चर किया जॉर्डन से, और गाजा पट्टी तुम्हारा कैप्चर किया इजिप्ट से 1960 के वार में। तो PLO देखो, उस समय PLO भी क्या कर रहा था, गोरिल्ला वारफेयर कर रहा था इजराइल के अगेंस्ट, गोरिल्ला वारफेयर, समझ रहे हो ना, अटैक करके भाग जाने वाला। मुस्लिम ब्रदरहुड वाला ये देखो शुरू से तुम्हारा ये दूर रहा है, हमास पॉलिटिक्स से दूर रहा है शुरू में, बाद में ये पॉलिटिक्स में आया। माँ हर समय हमास ने क्रिटिसाइज़ किया है PLO का नेशनलिज्म को लेके, कि PLO का जो नेशनलिज्म वो ठीक नहीं है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो फतेह पार्टी है जो बना है PLO से, इसने कहा है कि ठीक है हम इजराइल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट हमको अपना लैंड दे दो। माँ हमास कहता है कि ये पूरा लैंड हमारा लैंड है, पूरा लैंड हमारा फ़लस्तीन का है। तो ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो गया। हमास क्या कहता है, ये पूरा मुसलमान का ही एरिया है। वहाँ फ़लस्तीन इधर जो तुम्हारा फतह पार्टी है PLO है, वो क्या कहता है स्टूडेंट, कि ठीक है हम 2 स्टेट थ्योरी में खुश हैं, इजराइल ठीक है अपनी जगह, फ़लस्तीन भी होना चाहिए। तो इसलिए इसका जो स्टैंड है बहुत ही नर्म स्टैंड है PLO का। तो इसलिए हमास हमेशा आरोप लगाता है इसके ऊपर कि बहुत ही नर्म है ये, बहुत ही सेकुलर नेशनलिज्म को आगे लेके चलता है ये, समझे। तो हमास वाज इस्टेब्लिश आफ्टर द फर्स्ट इंडिफाडा ब्रोक आउट इन 1987। जब देखो एक कुछ हुआ था, घटना जब हुआ था, उस समय जाकर हमास बना था, उस समय वो पावर में आया था। देखो बहुत सारे फ़लस्तीन मारे गए, एक इंसिडेंट हुआ था गाजा में, उसके वजह से पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, 1987 की बात है, समझा। उस समय फ़लस्तीन के अंदर बहुत गुस्सा आ गया कि भाई कैसे मारे जाएंगे हमारे लोग सब, गाजा पट्टी में बहुत सारे मुसलमान मारे गए थे, इसलिए बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था, समझे। तो ऑक्युपाइड टेरिटरीज वेर स्वेप्ट, जो जितने भी एरिया था पूरा लोग ना पूरा वहाँ पे उल्टा पुल्टा करना शुरू कर दिए। PLO कॉल्ड इट सपोर्टर, PLO ने भी देखो फतेह पार्टी जो, उसने भी बोला सपोर्ट करो। एंड द ब्रदरहुड ऑल्सो फाउंड, और एक कॉन्सेप्ट वही ब्रदरहुड बोला कि बेस्ट मौका है, लोग में गुस्सा है, लोग का गुस्सा जो है उसको चैनलाइज किया जाए। तो फाइनली देखो December 14 को स्टूडेंट ब्रदरहुड इशूड अ लेफ्टिस्ट क्या है तुम्हारा लिवलेट आस्किंग फ़लस्तीन टू स्टैंड अप इजरायली ऑक्यूपेशन। तो इसलिए चूंकि इजराइल का इतना दबदबा था उस लैंड में, तो बोला कि अब तुम लोग खड़ा होना सीखो मुसलमान लोग। इजराइल कब से है ना, इजराइल का कुछ था ही नहीं, और उसने कितना जुल्म ढाया है मुसलमान पे, अब तो खड़ा हो जाओ ब्रदरहुड के लिए। तो वो लोगों में एंगर दिलवा रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, 1988 में स्टूडेंट एक और भी लेफ्ट इशू किया गया, और उसमें हमास ने कहा कि जील करना होगा हमें, यानी कि जिहाद करना होगा। तो जिहाद वाला कॉन्सेप्ट जैसे ही आ जाएगा तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा, तो करो या मरो वाला बात हो गया। तो जो इंडिफाडा का मतलब होता है अरबिक शब्द में गेट रीड ऑफ, यानी कि ये फ़लस्तीन को, ये इजरायली को निकालो यहाँ से। सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट हुए, अब बहुत ही तुम्हारा फाइट उट हुआ है, बहुत सारा कैजुअलिटी हुआ है। देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है PLO और हमास के बीच में, ठीक है, दोनों अलग अलग है, बहुत ही डिफरेंस है। जहाँ तक सवाल है PLO का, तो PLO तुम्हारा वही लेफ्टिस्ट गोरिल्ला नेशनल मूवमेंट में ये इन्वॉल्व था, तो गोरिल्ला मूवमेंट करता था PLO सब। जहाँ तक सवाल है हमास का, तो उसका स्ट्रैटेजी बहुत डिफरेंट रहा है। हाँ,
उसने अगस्त में स्टूडेंट 1988 के अगस्त में एंटी सेमेटिक रिमार्क्स इशू किया था। इसका मतलब क्या है कि एंटी ज्यूइश, यानी कि ज्यूइश को निकालो, खदेरो इस जगह से। और जो अपना वो चार्टर इशू किया था 1988 में, उसमें उसने बोला कि ये जो फ़लस्तीन है ये इस्लामी का वक्फ लैंड है, यानी कि बहुत पवित्र लैंड है, झगड़ा हुआ लैंड, मगर वहाँ पे आ जाते हैं सन्यासी लोग, आ जाते हैं, लैंड अच्छा हो जाता है, वाका लैंड है ये, यानी कि बहुत ही पवित्र लैंड है ये, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पूरा मुसलमान का ही कब्जा होना चाहिए। ये नारा किसने दिया? हमास ने दिया था। कब? 1988 में, समझे। और उसने कहा था कि कोई सलूशन नहीं होगा, जिहाद करना पड़ेगा, ये पीस ट्रीटी करने से कुछ नहीं होगा, इजराइल के साथ जिहाद करना होगा, ठीक है। इसने ओस्लो एग्रीमेंट को भी अपोज किया। ओस्लो एग्रीमेंट के हिसाब से क्या था कि फ़लस्तीन बनेगा, इधर गाजा पट्टी होगा और एक तरफ तुम्हारा वेस्ट बैंक हो, उसने वो भी अपोज किया था। अब जबकि जहाँ तक सवाल है पीएलओ का, तो पीएलओ ऐसा नहीं है, पीएलओ रिकॉग्नाइज करता है इजराइल को, और बट हमास कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है 2 स्टेट सोल्यूशन को। तो दोनों में कम से, क्योंकि वो उसका कहना है कि फ़लस्तीन पूरा जॉर्डन रिवर से लेकर मेडिटेरियन सी तक तुम्हारा फ़लस्तीन कंट्री है। तो दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस समझे स्टूडेंट। अब कैसे एक जगह पे हमास टिक गया और एक जगह पे कैसे पीएलओ हो गया, तो ये दोनों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया। जब ये दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाएगा तो वेस्ट बैंक से हमास को निकाल दिया जाएगा और गाजा से तुम्हारा पीएलओ को निकाल दिया जाएगा, तब ये अपना पावर कब्जा कर रख लेगा। तो देखो क्या हुआ, इलेक्शन हुआ जी, समझे। 2006 में लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुआ फ़लस्तीन टेरिटोरी में, यानी कि गाजा में और तुम्हारा वेस्ट बैंक में। तो हमास को देखो सरप्राइजिंगली हमास को बहुत सीट मिल गया, क्योंकि जानते हो जो रेडिकल होता है उसको सीट ज़्यादा मिलता है। 74 सीट मिल गया 132 में, ठीक है। आज की फतेह पार्टी जो कि पीएलओ से बना है उसको कितना मिला? 45 सीट्स मिला। तो हमास ने सरकार बनाया, बट जानते हो कि ये चीज़ को अपोज किया इंटरनेशनल पावर ने, क्योंकि इंटरनेशनल पावर के हिसाब से हमास क्या है? टेररिस्ट ग्रुप है। वही देखो यूएस हो, बहुत सारे सेवरल कंट्री ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया था। तो देखो एक तो टेंशन तुम्हारा फतेह और हमास के बीच में ही हुआ वेस्ट बैंक में, ठीक है। तो ये होने की वजह से क्या हुआ स्टूडेंट कि हमास कंट्रोल किया गाजा को, और ठीक है, और वेस्ट बैंक कंट्रोल किया तुम्हारा फतेह पार्टी ने। तो इस तरह तुम्हारा, और तब जाके तुम्हारा ये जो है ये गाजा पट्टी है वो ओपन प्रिजन बन गया है। ओपन प्रिजन मतलब उसको डर ही डर है, क्योंकि बगल में तुम्हारा इजराइल है, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो लास्ट लाइन कि ये जो कन्फ्लिक्ट है अभी इजराइल और फ़लस्तीन का, ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हाँ, इसका 5 रीजन बताया है ऑथर ने। एक तो इजराइल और फ़लस्तीन का जो बॉर्डर है, भाई फ़लस्तीन एक वेस्ट बैंक ऊपर है, समझे ना, वेस्ट बैंक ऊपर की तरफ है, गाजा पट्टी नीचे है। कैसे एक कंट्री बनाओगे? पाकिस्तान ने कोशिश किया था ना वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बनाने का, क्या हुआ तुम लोग को पता है? बांग्लादेश बन गया ना। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि एक कंट्री हमारा उधर रहे, एक हिस्सा है कि इधर रहे, और कैसे उसको एक करोगे? ये सबसे कॉम्प्लेक्स इशू है। दूसरा है कि इजरायली सेटलमेंट कितना ज़्यादा हो गया। हाँ, इजरायली सेटलमेंट तुम्हारा देख रहे हो ना, वहाँ पे गोलन हाइट्स की तरफ है, हाँ, और तुम्हारा इसकी तरफ है, तुम्हारा जेरूसलम में, वेस्ट जेरूसलम में पूरा भर दिया गया है। तो एक वो भी प्रॉब्लम, और जेरूसलम एक अपने आप में उसका जो स्टेटस है अपने आप में प्रॉब्लम है। सब क्लेम करता है, धर्म वाले, ज्यूज वाले क्लेम कर रहे हैं, सभी मुस्लिम वाले कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी वाले कर रहे हैं। और दूसरा इजराइल का मिलिट्री प्रेजेंस, इजराइल का जो मिलिट्री प्रेजेंस है, तुमको लगता है फ़लस्तीन बनने देगा इजराइल? कभी नहीं देगा वो। एक तो ऐसे डेमोग्राफिक चेंज कर दिया वहाँ पे। और दूसरी बात है कि उसमें बताया गया था कि फ़लस्तीन जितने भी भागे हैं, जानते हो ना, बहुत सारे लोग छोड़ के भाग गए थे ना, वो फिर बैक आके अपना ले सकते हैं। तो तुमको लगता है इजराइल होने देगा ये सभी चीज़? नहीं होने देगा जी। तो और दूसरी बात है जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ, ये मैटर को और कम्प्लेक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि अरब वर्ल्ड भी आप साथ में आ गए इजराइल के, तो फ़लस्तीन करेगा क्या? तो इसलिए जो 2 स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पीछे बैक बर्नर में चला गया। ये मामला है तुम्हारा इजराइल और हमास का या फ़लस्तीन का, समझ गए ना? ख़त्म कर दिए जी। 53 मिनट। अब देखो ये छोटा छोटा है, ये कोई बड़ी बात नहीं। देखो यहाँ पे, हाँ, 376 स्टूडेंट, 376 जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। बताओ एथिक्स क्या है? प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। अब तो समझ जाओगे तुम लोग, समझ में आ रहा है? 7 नंबर वाला, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबेबिलिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड्स ऑफ एथिक्स, कोड्स ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ
सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड एंड चैलेंजेस ऑफ करप्शन। कल बताए थे ना 7th वाला, और मैंने कल पढ़ाते हुए ये भी बोल दिया था तुम लोग को कि जो करंट अफेयर्स का इशू है बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है एथिक्स के लिए भी। तो आप करंट अफेयर्स का चीज़ वो इग्नोर नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट जो हमास और इजराइल का है वो भी एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, उसका आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, तो मैंने कहा ना स्टूडेंट कि 1988 का ये एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और उसमें संशोधन किया गया कब? 2018 में किया गया संशोधन। तो इसमें संशोधन क्यों किया गया? संशोधन इसलिए किया गया जो ऑनेस्ट ऑफिसर है, जो बेचारे का कोई गलती नहीं है, तो वो कम से कम करप्शन के एलिगेशन से बच सके। नहीं तो उसके ऊपर एलिगेशन लग जाता था तो फिर चार्ज लग गया तो समझ रहे हो ना, उसका फिर जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। तो देखो 2018 से पहले ऑनेस्ट ऑफिसर को भी प्रोसिक्यूट किया जाता था, जिसको कुछ नहीं मिला, बेचारे को कुछ गेन नहीं, पिक्यूनरी गेन कुछ हुआ ही नहीं है, उसको कुछ फ़ायदा कुछ लाभ नहीं हुआ है, मगर उसके बावजूद भी ऑनेस्ट ऑफिसर को भी पकड़ा जाता था, उसको भी जेल में डाला जाता था। तो बाद में ये चीज़ को समझा गया है ना, बाद में इसके लिए इसमें जोड़ा गया बाद में। उससे पहले देख लो, ये जो सेक्शन 13 क्लॉज 1 जो है PCA का, उसमें कहा गया कि पब्लिक सर्वेंट आर कल्पेबल फॉर ब्रिंगिंग ए पिक्यूनरी एडवांटेज फॉर अनदर विदाउट एनी पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि पब्लिक सर्वेंट्स भी दोषी होगा यदि पब्लिक सर्वेंट के अप्रूवल के वजह से किसी थर्ड पार्टी को फ़ायदा हुआ हो। जैसे कई बार होता है स्टूडेंट, IAS बनोगे आने वाले समय में तो तुमको 100 फाइल साइन करना पड़ेगा, बहुत सारे फाइल। तो कई फाइल को लगेगा कि ठीक है साइन कर देते हैं, अब पता चला कि तुम्हारे साइन के वजह से किसी कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा हो गया, थर्ड पार्टी को फ़ायदा हुआ ना। अब तुम्हारा असेसमेंट था, मतलब तुमने 200 करोड़ लिखा, वहाँ हकीकत में 100 करोड़ होना चाहिए था लेट्स से, तो 100 करोड़ का फ़ायदा हुआ कॉन्ट्रैक्टर का। अब ये समझा जाएगा कि तुमको फ़ायदा हुआ और इस हिसाब से तुमको पकड़ लिया जाता था एज पर सेक्शन 13 क्लॉज 1 ऑफ PCA 1988। बात समझे ना। बट सरकार को लगा कि गलत हो रहा है, तो इसलिए सरकार ने 2018 में क्या किया, इस क्लॉज को रेक्टिफाई कर दिया, अमेंड कर दिया। तो देखो वही, इसलिए स्टूडेंट, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोविजन है 13 क्लॉज 1 का, ये चिलिंग इफेक्ट है गवर्नेंस के ऊपर। क्योंकि देखो अब IAS और IPS ना सोच समझ के फैसला लेते हैं। अब यदि सोच समझ के फैसला ले, बहुत स्लो ले, तो एक जो करेज होता है काम करने का वो घट जाएगा, क्योंकि उसको हर समय डर रहेगा कि क्या भरोसा हमारे सिग्नेचर वजह से हम बाद में पकड़े जाएं। नहीं, एक डर रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए वो काम करने का उसका जो तरीका है बहुत स्लो हो जाएगा, गवर्नेंस में बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसलिए ये जो सेक्शन था ये बहुत ही बड़ा चिलिंग इफेक्ट था ऑन द गवर्नेंस ऑफ द पब्लिक सर्वेंट्स। तो इसलिए ये चीज़ को समझा गया और अमेंडमेंट किया गया 2018 में। और देखो पब्लिक सर्वेंट जो कि पकड़ाए गए हैं बिकॉज ऑफ ऑफिशियल डिसीजन, तो 1988 के हिसाब से तो क्या है, तुम्हारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। बट 2018 में अमेंडमेंट करने की वजह से अब उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस पर पहले इन्वेस्टिगेशन होगा एंड देन अरेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, 2018 में क्या क्या अमेंडमेंट हुआ था, उसमें कहा गया था कि यदि कोई ब्राइब भी देता है, ब्राइब समझते हो ना, घूस देता है, तो वो उसको ऑफेंस माना जाएगा और 7 साल के लिए कारावास हो सकता है, 7 ईयर्स के लिए प्रिजन हो सकता है। कोई घूस दे रहा है बच्चे को, गिविंग अ ब्राइब, टेकिंग अ ब्राइब का बात नहीं करें, टेकिंग अ ब्राइब होगा तो जाएगा पब्लिक सर्वेंट बढ़िया से। गिविंग अ ब्राइब, यदि तुम घूस दे रहे हो, हाँ इसमें घूस देने को भी 2 कैटेगरी में बनाया गया, एक कोलेसिव ब्राइब यानी कि जानबूझ के जो दे रहा है, खुशी खुशी मन से दे रहा है, और एक तुम्हारा कोर्स्ड ब्राइब गिवर्स यानी कि जो मजबूरी में दे रहा है। तो मजबूरी में दे रहा है तो उसके लिए नहीं होगा, समझे ना, उसके लिए नहीं होगा। और ये जो रिपोर्ट है आपको 7 दिन के अंदर फैसला करना होगा कि कौन कोलेसिव ब्राइब गिवर है और कौन तुम्हारा कोर्स्ड ब्राइब गिवर्स है, क्योंकि कई बार लोग मजबूरी में भी दे रहे होते हैं। तो मजबूरी में दे रहा है उसको कारावास कर दोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। फिर जो खुशी खुशी और पब्लिक सर्वेंट का और वो बढ़ा रहा है स्टेटस की, लो पैसा खाओ तुम बैठा है इसलिए, तो उसके लिए ही है, समझा। और 7 दिन के अंदर ये मैटर हो जाना चाहिए। पुलिस ऑफिसर कैनट बिगिन प्रोब विदाउट अप्रूवल। अब जहाँ तक सवाल है, यदि पब्लिक सर्वेंट फंस गया करप्शन में, समझे ना, पब्लिक सर्वेंट के ऊपर एलिगेशन लगा है, तो क्या होगा देखो, यानी कि पुलिस ऑफिसर पे तब तुम्हारा प्रोब नहीं होगा जब तक तुम्हारा गवर्नमेंट या रिलेवेंट अथॉरिटी से तुम्हारा अप्रूवल ना हो। यानी कि मान लो कि एक जूनियर ऑफिसर के ऊपर एलिगेशन है करप्शन का, तो जब तक सीनियर ऑफिसर ना बोल दे
कि आप चार्ज करो तब तक वो नहीं होगा, उसके ऊपर इनिशिएशन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे मान इधर देखो यार, इधर देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मान लो कि एक तुम्हारा दरोगा है, दरोगा के ऊपर एलिगेशन लगा कि ये चोरी किया है, ये करप्शन किया है, तो दरोगा के ऊपर तब तक मुकदमा नहीं लगा तब तक उसका सीनियर ना बोल दे कि भाई ठीक है इसके ऊपर आप प्रूफ करो। तो उसके लिए आपको रिलेवेंट अथॉरिटी से परमिशन लेना होगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले शुरू हो जाता था। और सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल चुका है कि ये जो लाया गया अमेंडमेंट 2018 कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट को वायलेट करता है, क्योंकि इससे क्या होगा पता है? इससे होगा कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट इंटरफेयर करना शुरू कर देगा अंदर, और गवर्नमेंट अपने आदमी को चुनेगा। फिर ये छोड़ो ना, हम ही तो बोले थे मत करो इसके ऊपर प्रूफ, तो ये गलत हो जाएगा। बात समझ, इसका नेगेटिव असर बोल रहे हैं। और कई जगह पे तो इसका पॉजिटिव भी है कि सच में ही सिविल सर्वेंट दोषी नहीं होंगे और वो फंस जाएंगे। समझ रहे हो ना? सिविल सर्वेंट दोषी भी हो सकते हैं, दोषी नहीं भी हो सकते हैं। अब मान लो कोई दोषी है और सरकार का ऊपर से बैकअप है, तब तो उसके ऊपर प्रूफ नहीं होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा उसके ऊपर। तो अभी 2018 के हिसाब से किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना है, किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, तो उसके लिए आपको रिलेवेंट अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, नंबर 1। समझे? दिस इज नॉट एप्लीकेबल। हाँ, जब मगर राइट हैंडेड कैप्ट हो गया, राइट हैंडेड वो तुम्हारा कॉट हो गया, यानी कि तुमने देख लिया उसको, तब उस समय अप्लाई नहीं होगा। उस समय आपको रिलेवेंट अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, उस समय उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो। जैसे तुमको साफ साफ दिख रहा है यार उसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, साफ साफ दिख रहा है वो ब्राइब लेते हुए, तब कहा है रिलेवेंट अथॉरिटी से परमिशन लेगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू करो उसके ऊपर। बात समझे? तो और कब तक रहेगा तुम्हारा? 13 मंथ तक होगा, और 1 मंथ और बढ़ सकता है, यानी कि ये जो प्रोब का जो टाइम है, इन्वेस्टिगेशन का जो टाइम है 3 मंथ और प्लस 1 मंथ और बढ़ सकता है। उसके लिए जानते हो वही सैंक्शन नीडेड फॉर प्रोसिक्यूटिंग फॉर्मर, यानी कि इसको परमिशन लेना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्या हम प्रोसिक्यूट करें ऑफिशियल्स के, है ना? यानी कि जो ऑफेंस जो साबित हुआ है उसके ऊपर क्या होना है, नहीं होना है, किस तरह, उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है। ओनली 2 फॉर्म्स ऑफ, हाँ केवल 2 ही बताया गया जिसके अंदर आप उसके ऊपर मुकदमा कर सकते हो। एक तो उसके फैसला के वजह से क्या हुआ तुम्हारा, उसको फ़ायदा पहुंचा है, हाँ, इनरिचिंग वन सेल्फ इलिसिटली, यानी कि अपने आप को फ़ायदा पहुंचाया है, जानबूझ के अपने आप को फ़ायदा पहुंचाया है। दूसरी बात है कि पब्लिक सर्वेंट का जो प्रॉपर्टी है उसमें इजाफा हुआ है। देखते हो ना पब्लिक सर्वेंट का जो प्रॉपर्टी में कितना इजाफा होता है। जैसे 1 लाख का सैलरी है तो भाई 1 लाख का सैलरी है तो आपका उसी हिसाब से ना घर बनेगा। अब पता चला 1 लाख का सैलरी है, बना लिया तुम 2 करोड़ वाला घर, कैसे बना भाई? वो हो सकता है तुम्हारे डिसीजन की वजह से बना होगा। ये 2 चीज़ का चेक होगा कि पब्लिक सर्वेंट का कितना संपत्ति है, यदि उसमें इजाफा हुआ है तो पक्का पब्लिक सर्वेंट ने कुछ घपलाबाजी किया होगा। और दूसरी बात है क्या जानबूझ के ही घपलाबाजी किया जिसकी वजह से उसको फ़ायदा पहुंचा है, क्योंकि जरूरी नहीं केवल एसेट में ही हो, फ़ायदा अलग तरीके से भी पहुंच सकता है स्टूडेंट। हो सकता है उसका बच्चा का एडमिशन कहीं हो गया हो, बात समझ गए ना? हो सकता है कि उसको उसके चाचा का मामा का बैंक अकाउंट में पैसा आ गया हो, ऐसे भी तो हो सकता है। तो पावर्स टू द स्पेशल कोर्ट टू अटैच एंड, हाँ, और किसको यदि ऐसा हो गया है तो कोर्ट को पूरा पावर है, एक स्पेशल कोर्ट को पूरा पावर है कि उसका प्रॉपर्टी को वो क्या कर सकता है, कैप्चर कर सकता है और ले सकता है। तो एंटी करप्शन लॉ हैज़ बीन ब्रॉट इन लाइन विद द, और ये जो लाया गया है स्टूडेंट, ये जो 2018 में जो अमेंडमेंट किया गया ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के हिसाब से ही किया गया है। तो जो इंटरनेशनल लॉ है उसके हिसाब से इसको लाया गया। अब यहाँ पे देख लो, मैटर ये है कि यदि 2018 में इस तरह का अमेंडमेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है विनीत नारायण केस 1966 उसको उल्लंघन करता है ये, क्योंकि उसमें बोला गया था कि जब दोषी पाया गया तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम में कोई, इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन के टाइम में कोई इंटरफेयर ना करे बाहर से। तो यहाँ पे तो इंटरफेयर कर रहा है। अब 2018 के बाद इंटरफेरेंस का चांस बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ द डे बार बार इंटरफेयर कर सकता है। इनफैक्ट स्टूडेंट इसने ये भी कहा इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कि इनफैक्ट कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, कोर्ट भी इंटरफेयर, आ जाओ, कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जब कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है तो ये तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ द डे कौन होता है इंटरफेयर करने वाला? बात समझे? गवर्नमेंट ऑफ द डे को भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बात समझे? तो वो बात किया गया, वो पूरा पढ़ लेना, वही बात बताया गया है। तो व्हाट वर द कमेंट्स मेड बाय क्रिटिक्स इन 2008 में क्या क्या कमेंट्स दिया गया था जब ये बना था? तो उस समय भी सेम ही बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग ये है कि इनफैक्ट कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है ना, तो उस और अभी 2018 के बाद तो अब तो तुम्हारा कोई भी एग्जीक्यूटिव भी उसको इंटरफेयर कर लेगा, तो गलत बात है। अभी जो चंद्रबाबू नायडू का जो केसेस वहाँ पे लंबित है, देखते हैं
यदि उसमें 2018 का एंगल आता है तो हो सकता है चंद्रबाबू नायडू तुम्हारा रिहा हो जाए। इसमें चंद्रबाबू नायडू का डायरेक्ट बात नहीं है, बट ये जो आया है चंद्रबाबू नायडू से रिलेटेड ही एडिटोरियल आया है, ठीक है ना, समझ गया ना। तो हो सकता है कि ऑनेस्ट ऑफिसर्स, कई बार जानते हो ना, ऑनेस्ट ऑफिसर को रिवेंज लेने के चक्कर में कई बार गवर्नमेंट ऑफ द डे क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। तो वही मामला है, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा सभी चीज़। आगे देखो 377 जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। ये हिंदू पेपर में आया था 5 सितंबर को। देखो क्लाइमेट चेंज का असर तो पड़ ही रहा है ना, ह्यूमन पे पड़ रहा है और स्पेशली महिलाओं पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज एक तरह से बहुत ही बड़ा त्रासदी के रूप में रिसेंट टाइम में उभरा है। हाँ, इसका असर हर जगह ही पड़ा है और इसका जो असर है बच्चे लोग अलग अलग जगह अलग अलग पड़ता है। जैसे मेल और फीमेल पे इसका असर अलग है, क्योंकि फीमेल पे ज़्यादा असर पड़ा है ना, कई लोकेशन पे ज़्यादा असर पड़ा है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में भी असर पड़ा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी के हिसाब से देखोगे तो 2030 तक स्टूडेंट 2.2% आपका टोटल वर्किंग आवर से हो सकता है लॉस्ट हो जाए बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। 2.2% यानी कि आदमी का वर्किंग आवर्स कितना है, मान लो कि 10 घंटा काम कर रहा है आदमी, तो लगभग 2 घंटा उसका बर्बाद हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। अब देखो ना, कड़ी धूप है, लू लग रहा है, तो कैसे लेबर क्लास काम करेगा, वर्किंग आवर्स घट गया कि नहीं घट गया। और जिस हिसाब से टेम्परेचर राइज हो रहा है तो 2020 तक हो सकता है कि तुम्हारा 2.2% ऑफ टोटल वर्किंग आवर्स घट जाए। हाँ, इसमें यूनाइटेड नेशंस ने ये हाईलाइट किया है जेंडर, स्पेशली महिला लोग बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होती है, उसको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू मेल काउंटर पार्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और ये इसलिए स्टूडेंट जेंडर इक्वलिटी और इन्वायरमेंटल गोल्स ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये पूरा होगा तभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो पूरा हो सकेगा। समझ गए ना। इसलिए जो पॉलिसी होना चाहिए, ऐसा पॉलिसी होना चाहिए कि फीमेल को फेवर करे वो। आगे देखो, वुमेन अक्रॉस वर्ल्ड फेस सीवियर रिस्क टू देयर हेल्थ, सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। स्पेशली जो तुम्हारा वुमेन इन डेवलपिंग एंड लेस डेवलपिंग, यानी कि जो महिलाएं हैं डेवलपिंग और लेस डेवलपिंग कंट्री का, वो ज़्यादा वल्नरेबल है क्योंकि वो अभी भी डिपेंडेंट है अपना नीड नेचुरल रिसोर्सेज पे और लाइवलीहुड के लिए लंबा उसको यात्रा करना पड़ता है, लंबा दूर जाना पड़ता है ना। गरीबी है, पूरा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत कमज़ोर है उन लोग का, तो क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा वल्नरेबल है ये लोग, समझे। जो महिला लो इनकम हाउस होल्ड से आती है वो ज़्यादा रिस्क में है क्योंकि वो फूड हो चाहे वाटर हो, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा डिपेंडेंट है, दूर से जाती है, कलेक्ट करती है और बेचारे लोग अनपेड वर्कर्स भी है, ये लोग पैसा भी नहीं दिया जाता है इन लोग को। यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग कि वुमेन शोल्डर द बर्डन ऑफ, देखो महिलाएं जो है जो बेसिक नीड्स है उसको वही पूरा करती है। हाँ, चाहे वो बात हो वो क्लीन वाटर का, दूर जाके लाती है कि नहीं लाती है, हाँ दूर से कलेक्ट करती है। कुकिंग फ्यूल का कलेक्ट करने का बात हो वो दूर जाती है। जहाँ तक फैमिली का न्यूट्रिशियस फूड का बात हो तो वही प्रोवाइड कर रही होती है। तो महिलाओं का जो हेल्थ और सेफ्टी है वो बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि दूर जाके उसको कलेक्ट करना पड़ता है वाटर और फ्यूल का। हाँ, इसमें बताया गया बच्चे लोग कि ILO के हिसाब से 60% जो वर्किंग वुमेन है साउथ एशिया और सब सहारन एरिया में वो स्टिल अभी भी एग्रीकल्चर में ही है। और जानते हो एग्रीकल्चर तुम्हारा क्या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अंडरपेड है और तुम्हारा ओवरवर्कड है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही लोग वहाँ पे है। तो इसलिए महिलाओं का जो प्रोडक्टिविटी है उतना इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा है, उसको उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है जितना वो डिजर्व करती है। तो डिस्पाइट बीइंग द बैकबोन ऑफ द फूड प्रोडक्शन सिस्टम, वुमेन ओन ओनली अबाउट 10%। बताओ, जबकि इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है महिला फूड प्रोडक्शन का, उसके बावजूद भी 10% लैंड ही महिलाओं के पास है फार्मिंग के लिए। तो आगे देखो, वुमेन आर हाईली वल्नरेबल ड्यू टू द क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। ये जानते हो कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा ही फर्क पड़ता है, नेचुरल डिजास्टर के टाइम में भी सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहती है। एग्जाम्पल खुद समझो कि जब अर्थक्वेक नेपाल में आया था 2015 में, तो एक संस्था का मानना है कि ज़्यादातर महिला जो वहाँ से गई, क्योंकि बहुत सारा तो त्रासदी हो गया, बहुत सारा महिला ट्रैफिक में चली गई, वही ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, बहुत सारा महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन हो गया। तो कोई भी डिजास्टर आता है तो महिलाओं का सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है। जेंडर बेस्ड वायलेंस तो है ही, जानते हो डोमेस्टिक वायलेंस होता है कि नहीं होता है। वर्क प्लेस में भी महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा होता है। यही कारण है कि एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, महिलाओं के पास एजुकेशन भी कम है। जो हेल्थ सर्विस है, इससे पहले तुम लोग को एडिटोरियल में बताया गया था, जो बीमारी है बीमारी में भी ज़्यादा ध्यान पुरुष का दिया जाता है,
याद करो कौन सा बीमारी के बारे में बताए थे? हाँ, कैंसर का बताए थे ना। महिलाओं का जो कैंसर वाला जो प्रॉब्लम है उस है तो है ना, पुरुष को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, महिलाओं काउंटर पार्ट को बहुत कम ध्यान दिया जाता है, तो वही सब चीज़ बताया गया है। तो देखो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर इफेक्ट्स ह्यूमन। अब जब एग्रीकल्चर जितना ही कम होते चला जाएगा, एग्रीकल्चर पे क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, जितना असर पड़ेगा उतना महिलाओं पे असर पड़ेगा, समझे? तो वही चीज़, जैसे एग्जांपल देखो, जो प्रिसिपिटेशन चेंज हो रहे हैं, जो टेम्पोरल और स्पेशल वेरिएशंस हो रहे हैं हमारे कंट्री में, इसके वजह से महिलाओं पे बहुत ज़्यादा ही उसका फ़र्क पड़ रहा है। तो वुमेन इंगेज इन एग्रीकल्चर, अब देखो जो महिलाएं इंगेज है वो पढ़ी लिखी उतनी नहीं है, तो दे डोंट नो द टेक्निकल नॉलेज, और इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है इसके लाइफ को। तो आएगा सोल्यूशन क्या है? जो सोल्यूशन है स्टूडेंट, इसलिए डिसीजन मेकिंग में महिला पार्टिसिपेट करने चाहिए, ताकि महिला पार्टिसिपेट करेगी डिसीजन मेकिंग में तो बेटर है ना इनपुट दे पाएगी महिलाओं के लिए। जेंडर पैरिटी पे बात होना चाहिए, ठीक है। और इमर्जिंग कंट्री और डेवलपिंग कंट्री को वुमेन लेड क्लाइमेट एक्शंस पे काम करना चाहिए। और इतना ही नहीं, हमें सबको सिखाना चाहिए कि कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करे, कैसे वाटर मैनेजमेंट कैसे, और कैसे एनर्जी कंजर्व करे, तभी जाके तुम्हारा क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है महिलाओं पे वो कम हो सके। समझ गए ना? दैट्स इट।